नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम भारतीय इतिहास से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं दोस्तों, वो सारे प्रश्न हम आप लोगों को कराने वाले हैं। तो जो 50 प्लस की जो दोस्तों आज सीरीज है वो लेकर के आ गए हैं। तो इसमें भारतीय इतिहास के दोस्तों जितने भी टॉपिक हमारे पेट के एग्जाम में आ रहे हैं, सारे के सारे प्रश्न लेकर के आए हुए हैं दोस्तों। इसमें वीडियो पर अंत तक बने रहें, क्योंकि 10 प्लस आप स्कोर करने वाले हैं इस वीडियो से। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है भारतीय इतिहास के दोस्तों जो पेट में पूछे जा रहे हैं टॉपिक से, सभी टॉपिक से दोस्तों हम प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। तो आइए इसी के साथ में हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है, तो पहले प्रश्न के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। तो हमको बताना है कि सिंधु नदी के किनारे पर कौन सा स्थान स्थित था। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हमारा जवाब एकदम राइट हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर, पाकिस्तान के अंदर लरकाना ज़िले में। कहाँ पर, लरकाना ज़िले में स्थित है हमारा मोहनजोदड़ो जो है। यहाँ पर दोस्तों निजी कुएं और निजी स्नानागार दोस्तों होते थे, और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे दोस्तों। तो मोहनजोदड़ो से जो दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो सारे प्रश्न हमने आपको करा दिया है। तो आइए देखते हैं इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। हमको बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो अभी तक जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है दोस्तों कैसी है, अज्ञात है। अभी तक भी इसकी लिपि के बारे में पता नहीं चल पाया है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि सिंधु लिपि में लगभग दोस्तों 64 मूल चिन्ह हैं, 64 मूल चिन्ह हैं। 250 से 400 तक अक्षर हैं। 400 तक दोस्तों क्या हैं, अक्षर हैं जो सेल खड़ी की आयताकार मुहरों, तांबे की गुटकियों आदि पर मिलते हैं दोस्तों इस तरह के जितने भी प्रश्न बन रहे हैं वो सारे प्रश्न हम आप लोग को इम्पोर्टेंट करा रहे हैं। और यह लिपि जो है चित्रात्मक थी। कैसी थी दोस्तों, सिंधु घाटी की दोस्तों लिपि थी कैसी थी, चित्रात्मक थी। कैसी थी, चित्रात्मक थी। तो दोस्तों इस तरह के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं सारे प्रश्न हम आप लोगों को करा रहे हैं। तो आइए इसी के साथ में देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, मृतकों का टीला हमारा जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मृतकों का टीला हमारा जवाब एकदम राइट हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं कि जो मोहनजोदड़ो जिसकी सिंधी भाषा में अर्थ अगर बात करें, ये मृतकों का टीला जो है वो सिंधी भाषा का है दोस्तों। किसका, सिंधी भाषा का है। तो दोस्तों मृतकों का टीला होता था। इसकी खोज सर्वप्रथम अगर बात करें मोहनजोदड़ो की जो खोज है दोस्तों, 1922 में किसने की थी, रखालदास बनर्जी ने दोस्तों इसकी खोज कब की थी, बनर्जी ने इसकी खोज की थी दोस्तों 1922 में की थी। आइए देखते हैं कि इसी के साथ में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, धान्यागार जो हमारा जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धान्यागार जो हमारा जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये गार लिखा हुआ है, धान्यागार हमारा जवाब क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं कि मोहनजोदड़ो का जो धान्यागार था दोस्तों, जो धान्यागार था अगर बात करें तो इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में अगर बात करें तो 45.72 मीटर लंबा था। 45.72 मीटर लंबा था और 22.86 मीटर कैसा था दोस्तों, चौड़ा था। कैसा था, चौड़ा था, जो कि वहाँ के सबसे बड़ा भवन था। कैसा था, सबसे बड़ा भवन था। और मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण
और लंबाई दोस्तों कितनी थी? स्नानागार की अगर बात करें यहाँ पर हम, मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार था उसकी अगर लंबाई के बारे में बात करें हम, उसकी अगर लंबाई के बारे में बात करें हम तो 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जो चौड़ाई थी दोस्तों, चौड़ाई थी दोस्तों कितनी थी? 7.01 मीटर। ये दोस्तों क्या थी? ये विशाल स्नानागार के बारे में था। और धान्यागार जो था वो इसकी ये लंबाई दी गई है। तो दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं सारे प्रश्न हम आप लोगों को करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था निम्नलिखित में से क्या रहने वाला है? तो आइए जानते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? दूध और इसके उत्पाद। क्या था? दूध और इसके उत्पाद जो जवाब होगा हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और उसके उत्पाद हमारा राइट जवाब रहने वाला है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्यों द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? हमको बताना है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा अन्य नहीं है दोस्तों, यहाँ पे अन्न है। क्या है? अन्न। कौन सा अन्न मनुष्यों द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है? तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा दोस्तों जौ। हमारा क्या हो जाएगा? एकदम राइट जवाब हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों, जौ को हम लोग क्या बोलते हैं? यौ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौ भी बोलते हैं। अगर ऑप्शन में यौ या जौ आ जाता है तो हमको दोस्तों इसको सही टिक लगा देना है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था, हमको बताना है कि जो वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है? तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है दोस्तों? तांबा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम राइट हो जाएगा। तो वैदिक के लोग द्वारा सबसे पहले दोस्तों किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का प्रयोग किया गया था। आइए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, आइए जानते हैं अगले। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण दोस्तों आप लोगों को वीडियो मिलने वाले हैं वो एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और दोस्तों हम टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोगों को पूरी पेट का पेपर जब तक आप लोगों के एग्ज़ाम नहीं हो जा रहे हैं, डेली आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको अच्छे से अच्छे नंबर दोस्तों आप ला सकते हैं। 90+ टारगेट लेकर के दोस्तों आप लोगों को एग्ज़ाम में चलना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो के द्वारा ही दोस्तों आप लोगों को रिजल्ट देखने को आगे मिल सकता है। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। वेद शब्द का अर्थ हमारा क्या रहने वाला है? ज्ञान ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि किन तीनों वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है? संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब रहने वाला है हमारा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। हमारा जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेदत्रयी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेदत्रयी बोलते हैं। आइए बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। अगर बात करें कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो हमको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है? तो अशोक मौर्य के, अगर बात करें यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? अशोक मौर्य का रुम्मिनदेई स्तंभ। रुम्मिनदेई जो स्तंभ है दोस्तों इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा? रुम्मिनदेई स्तंभ जो हमारा जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का जो रुम्मिनदेई स्तंभ है इसके द्वारा अंकित किया जाता है। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाक्य। क्या रहने वाला है सही? शाक्य हमारा जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे, इनका जन्म जो है दोस्तों, अगर बात करें बुद्ध का जन्म के बारे में बात करें कि बुद्ध का जन्म
कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में। कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी में हुआ था। और दोस्तों शाक्य मुखिया संशोधन के यहाँ हुआ था। किसके यहाँ हुआ था? संशोधन के हुआ, सॉरी दोस्तों, शुद्धोधन के हुआ था। शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। इनके पिताजी का क्या नाम था दोस्तों? शुद्धोधन था दोस्तों। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। जो प्रथम बौद्ध परिषद थी वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो चारों ऑप्शन में हमारा कौन सा जवाब सही रहने वाला है? तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजगृह हमारा जवाब एकदम राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? राजगृह हमारा जवाब एकदम राइट रहने वाला है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह के प्रश्न जो दोस्तों हैं वो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी और वीडियो पे अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारा महावीर। क्या हो जाएगा? महावीर जवाब हमारा एकदम राइट हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं कि भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के बारे में। अगर बात करें जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के बारे में अगर बात करें, प्रथम तीर्थंकर के बारे में बात करें तो दोस्तों कौन हो जाएंगे? ऋषभदेव। कौन हो जाएंगे? ऋषभदेव। कौन है दोस्तों? ऋषभदेव या आदिनाथ हम बोल सकते को माना जाता है। और इनका प्रथम ऋग्वेद में 22वें तीर्थंकर के अरस्ट नेम के साथ मिलता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। अगर आ जाता है कि वास्तविक संस्थापक कौन है जैन धर्म का दोस्तों? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक कौन है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महावीर स्वामी। क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी हमारा जवाब एकदम राइट हो जाएगा। तो वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? महावीर स्वामी हमारे हो जाएंगे। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है। दोस्तों अभी हमने इसके पहले आप लोगों को समझाया है क्वेश्चन में। तो जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो पहले तीर्थंकर के बारे में अगर बात करें किसे माना जाता है तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ऋषभदेव को माना जाता है। किसे माना जाता है? ऋषभदेव को माना जाता है दोस्तों। या कहीं कहीं पर हमको आदिनाथ भी लिखा मिल सकता है। क्या दोस्तों? आदिनाथ भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों ऑप्शन में से अगर कोई भी ऑप्शन आ जाता है तो हम उसको टिक कर देंगे। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। वर्धमान महावीर ने जो परिनिर्वाण है वो कहाँ से प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा हमारा पावा। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पावा जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा या पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी जो है बिहार राज्य के, ये कहाँ है दोस्तों? ये कहाँ पर स्थित है? बिहार राज्य के, बिहार राज्य में स्थित है दोस्तों। पावापुरी कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। आइए देखते हैं कि इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं, जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंग हमारा जवाब एकदम राइट हो जाएगा। तो जैन साहित्य को हम लोग क्या बोलते हैं? अंग के नाम से जानते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया है? हमको बताना है कि जो अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कलिंग युद्ध से। कहाँ से आया है? कलिंग युद्ध से आया है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं दोस्तों वो एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है तो आइए जानते हैं।
निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवाना प्रियदर्शी था। हमको बताना है कि वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम क्या था दोस्तों, जिसका नाम जो था देवा नाम प्रियदर्शी था। यहाँ पे दोस्तों देवा नाम है, देवा नाम प्रियदर्शी था। देवा नाम प्रियदर्शी किसका नाम था, तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, मौर्य राजा अशोक का जो नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, मौर्य राजा अशोक जो थे इनको दोस्तों देवा नाम प्रियदर्शी के नाम से भी हम जानते थे। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें कि कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण का दर्जा दर्ज किया। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉक एडिक्ट एर्थ जो जवाब होगा हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के जितने भी प्रश्न बन रहे हैं वो सारे प्रश्न हम आप लोगों को करा रहे हैं, एग्जाम में आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है हमें कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। अशोक के जो शिलालेख हैं वो किस लिपि में खुदे हुए हैं, तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो ब्राह्मी जो हमारा जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों किस लिपि में खुदे हुए हैं, तो ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख को अर्थ स्पष्ट किया था। किसने पहली बार कब अशोक के शिलालेख का जो है अर्थ स्पष्ट किया था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब के बारे में अगर हम बात करें तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने, 1837 में जेम्स प्रिंसेप थे, इन्होंने दोस्तों पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में हम बात कर लेते हैं कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है, तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा अशोक को। किसको कहा जाता है, अशोक को कहा जाता है। आइए इसी क्रम में देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पे बात करें हम कि महारौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था। जो महारौली में जंग रहित लौह स्तंभ लगा हुआ है इसको किसने स्थापित किया था, तो इसका सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है, तो गुप्त हमारा जवाब क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, गुप्त राइट हो जाएगा जवाब हमारा। तो जो गुप्त है दोस्तों, महारौली में जो जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था, तो गुप्त ने इसको स्थापित किया था। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। इसी क्रम में अगला प्रश्न है हमारा कि राजा जो गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था, हमको बताना है कि वह कौन था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो जवाब होगा क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर हम बात करें कि हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज्य कवि था। जो हरिसेन था वो निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज्य कवि था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, समुद्रगुप्त का। किसका हो जाएगा, समुद्रगुप्त हमारा जो जवाब होगा क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। तो समुद्रगुप्त का कवि था। आइए दोस्तों इस तरह के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं सारे प्रश्न हम आप लोगों को करा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में अगर यहाँ पर हम बात करें कि लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त को। किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। लिच्छवी दौहित्र किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। अगर बात करें कि लिच्छवी दौहित्र जो है वो समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में से, लिच्छवी दौहित्र का मतलब है लिच्छवी कन्या से उत्पन्न। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर बात करें लिच्छवी दौहित्र का मतलब क्या है कि लिच्छवी कन्या से उत्पन्न थे। ये लिच्छवी कन्या से उत्पन्न, लिच्छवी कन्या से
उत्पन्न दोस्तों क्या मतलब होता है, लिच्छवी दौहित्र का मतलब होता है कि लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। तो समुद्रगुप्त की जो माता का नाम क्या था, कुमार देवी था। समुद्रगुप्त की माता का नाम अगर बात करें तो क्या था, कुमार देवी। कुमार देवी इनकी माता का नाम था। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अच्छा, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है, कि किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो समुद्रगुप्त जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि ये प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में सभी एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों इस तरह के प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलिएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर हम बात करें कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पुलकेशिन। पुलकेशिन पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकेंड जो जवाब होगा वो हमारा राइट हो जाएगा। तो हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय हमारा जवाब एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी। प्रमाण की उपाधि ली थी, तो हमको बताना है कि प्रमाण की उपाधि किसने ली थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मिहिर भोज ने। किसने ली थी, मिहिर भोज ने प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी। तो इस तरह के दोस्तों जो भी प्रश्न बन रहे हैं वो सारे प्रश्न हम आप लोगों को करा रहे हैं। आइए देखते हैं कि इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे की ओर और आगे हमारे प्रश्न क्या दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था। तो आइए जानते हैं कि इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 13वीं शताब्दी जवाब एकदम राइट हो जाएगा। अगर अब यहाँ पे कुतुब मीनार के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारा कुतुब मीनार शब्द आया है दोस्तों वो सभी एग्जामों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस तरह के प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्न हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो कुतुब मीनार के निर्माण का जो प्रारंभ था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों क्या करवाया था, इसको शुरू करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू करवाया था, लेकिन यह इल्तुतमिश के कार्यकाल में पूरा हुआ था। शुरू किसने करवाया दोस्तों, शुरू किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और पूरा किसने करवाया इसको दोस्तों, इल्तुतमिश ने। किसने करवाया दोस्तों, इल्तुतमिश ने इसको दोस्तों क्या करवाया, पूरा करवाया। तो दोस्तों अगर एग्जाम में आ जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, और इसको पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। तो दोस्तों इस तरह के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वो सारे प्रश्न हम आप लोगों को करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर हम बात कर लें कि वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था। कि खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आइए जानते हैं कि तत्काल पहले और बाद में शासन किसने किया था। तो गुलाम तथा तुगलक ने, गुलाम तथा तुगलक वंश ने दोस्तों क्या किया था, ये खिलजी शासकों से पहले और बाद में शासन किया था। दोस्तों जो ये भारतीय इतिहास का निचोड़ है, एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर दिलाने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो से 10+ नंबर ला सकते हैं। तो वीडियो पे अंत तक बने रहें, क्योंकि जितने भी इतिहास के निचोड़ हैं दोस्तों, टॉपिक वाइज प्रश्न हैं दोस्तों, जितने भी टॉपिक पेट में आ रहे हैं वो सारे प्रश्न हम आप लोगों को इसमें कराएंगे। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें कि बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। कि बाजार विनियमन प्रणाली जो है वो आरंभ की गई थी। तो दोस्तों बताना है किसके काल में आरंभ की गई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के
द्वारा प्रारंभ की गई थी। दोस्तों इस तरह के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वो सारे प्रश्न हम आप लोगों को कराते जा रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्रम में। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो आइए जानते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की। कि भारत में चमड़े की जो प्रतीक मुद्रा है वो किसने प्रारंभ की, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने प्रारंभ की, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है वो चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की, मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ की। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था। लोदी वंश का जो संस्थापक था निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा, तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो लोदी वंश का जो संस्थापक था इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा बहलोल लोदी। कौन हो जाएगा, बहलोल लोदी हमारा जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। दोस्तों इस तरह के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं सारे प्रश्न हम आप लोगों को करा रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को डेली अपडेट का वीडियो मिलता रहे और आप लोग अपने पेट के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था। कि भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बाबर हमारा जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो प्रथम मुगल शासक कौन था, बाबर ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दोस्तों क्या रहने वाला है, बाबर हमारा जो जवाब हो एकदम राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बाबर जो राइट है हमारा जवाब एकदम हो रहने वाला है। तो दोस्तों भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था, बाबर हमारा जवाब सही रहने वाला है। दोस्तों ये आपको जितने भी एग्ज़ाम हैं दोस्तों, एसएससी का ले लें, रेलवे का ले लो दोस्तों, या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लें, उन सभी प्रश्नों में भी ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। जो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी वो किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी, तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा अकबर तथा हेमू हमारा जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। दोस्तों तो इस तरह के जितने भी प्रश्न बन रहे हैं सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छे से करते हुए चलना है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि महाभारत की फारसी में अनुवाद किसने किया था। जो महाभारत है इसका फारसी में किसने अनुवाद किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बदायूनी जो हमारा जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का फारसी में रज्मनामा नाम से अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी, नाकिब खां, फैजी आदि विद्वानों द्वारा सम्मिलित प्रयासों से किया गया था। तो दोस्तों किसने किसने किया था दोस्तों, अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां, फैजी आदि ने मिलकर दोस्तों विद्वानों ने मिलकर क्या किया था, इसका दोस्तों क्या किया था, प्रयासों से इसको दोस्तों लिखा था, फारसी में अनुवाद किया था। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं हम कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था। तानसेन का मूल नाम क्या था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा रामतनु पांडे। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जो हैं गलत हो गए हैं, तो दोस्तों इन ऑप्शन को काट देते हैं और हम अगला जो इसका सही जवाब है हम लिख देते हैं कि रामतनु पांडे। रामतनु पांडे हमारा जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो रामतनु पांडे क्या हो जाएगा दोस्तों, संगीतकार जो तानसेन थे इनका मूल नाम क्या था, रामतनु पांडे रहने वाला है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं कि दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसी के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो दीन ए इलाही ये वर्ड दोस्तों एग्जाम के लिए, एसएससी के एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दीन ए इलाही जो एक नया धर्म है निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा अकबर हमारा जवाब एकदम राइट हो जाएगा। तो जो दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया था, इसके प्रथम अनुयायी बीरबल थे। इसके प्रथम अनुयायी जो थे वो कौन थे दोस्तों, बीरबल थे। कौन थे,
बल थे। कौन थे? बीरबल थे। सभी धर्मों के सार संग्रह के रूप में अकबर द्वारा 1582 में, कब? 1582 में दीन ए इलाही का प्रवर्तन किया गया था। अब्दुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था। दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों मैंने आपको बता दिए हैं। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? जो तख्ते ताउस है वो किस मुगल भवन में रखा गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में, दिल्ली के लाल किले जो दीवाने आम है तख्ते ताउस, वहाँ पर मुगल भवन में इसको रखा गया था। दोस्तों आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या किया गया है। अगले प्रश्न के बारे में हम बात कर लेते हैं कि मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? जो मोती मस्जिद है वो किस नगर में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है? तो आइए जानते हैं। तो मोती मस्जिद दोस्तों कहाँ पर स्थित है? आगरा के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा के अंदर स्थित है। तो मोती मस्जिद अगर बात करें कि मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित है, इसका निर्माण शाहजहाँ द्वारा करवाया गया था। मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। और दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती, दोस्तों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मोती मस्जिद जो है आगरा के किले में स्थित है और इसका निर्माण शाहजहाँ द्वारा करवाया गया था, जबकि दिल्ली के लाल किले में एक मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तो दोस्तों दो तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। हमको बताना है कि जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? औरंगजेब हमारा जवाब एकदम राइट हो जाएगा। तो औरंगजेब को हम जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगले प्रश्न के बारे में बात करें दोस्तों यहाँ पर हम कि जो नाना फडणवीस थे, जो दोस्तों नाना फडणवीस थे दोस्तों ये एक ही में है। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? नाना फडणवीस का मूल नाम जो था दोस्तों क्या रहने वाला है? तो बालाजी जनार्दन भानु जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो नाना फडणवीस का जो मूल नाम था क्या हो जाएगा? बालाजी जनार्दन भानु हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? तो आइए देखते हैं। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि शिव जी के गुरु कौन थे। हमको बताना है कि जो शिवाजी के गुरु हैं दोस्तों, शिवाजी के जो गुरु हैं इनका क्या नाम था? तो इनका सही नाम क्या रहने वाला है दोस्तों? तो आइए जानते हैं। तो शिवाजी के गुरु का नाम क्या हो जाएगा? रामदास हमारा जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर शिवाजी के जन्म के बारे में, शिवाजी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 1627 ईस्वी में पूना के निकट शिवनेर दुर्ग में, शिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम बात करें, अगर इनके पिता का नाम के बारे में बात करें तो क्या था? शाहजी भोसले। क्या नाम था? शाहजी भोसले जो जवाब होगा इनके पिताजी का नाम रहने वाला है। और माता का नाम दोस्तों क्या था? अगर बात करें माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई। क्या था? जीजाबाई। शिवाजी के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो शिवाजी की माता का क्या नाम हो जाएगा? जीजाबाई हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों वो एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है दोस्तों